हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईजमेंट। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड एज ईजमेंट का मतलब होता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम और सुखाधिकार। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम और सुखाधिकार है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा संपत्ति अंतरण अधिकार है, जो अधिनियम है, ये हमारा 1 जुलाई सन 1882 को पारित हुआ था। इसके अंदर में 8 चैप्टर हैं और 137 सेक्शंस हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है, 8 चैप्टर और 137 सेक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जो 1882 है। उसके अनुसार संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संपत्ति अंतरण से तात्पर्य उस कार्य से है, जो संपत्ति अंतरण है इससे तात्पर्य उस कार्य से है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति इस जीवित व्यक्ति को गोल घेरे में ले लिया जाए, क्योंकि ये हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स में भी आने वाला है। तो कोई जीवित व्यक्ति एक या अन्य जीवित व्यक्तियों को, या तो एक को या अन्य जीवित व्यक्तियों को, या स्वयं को भी, या अपनी इच्छा से किसी और को वर्तमान या भविष्य में संपत्ति का अंतरण करता है, संपत्ति को अंतरित करता है, तो ये हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम कहलाता है। ये हमारा संपत्ति का अंतरण कहलाता है। ये हमारा जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंदर में डिफाइन किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 5 के तहत इसको डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जीवित व्यक्ति को गोल घेरे में यहाँ पे लिया था। तो दोस्तों, बात करते हैं संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्वों के बारे में। तो सबसे पहली बात, मेन तत्व है कि एक व्यक्ति जो संपत्ति का अंतरण कर रहा है उसका जीवित होना अनिवार्य है। ठीक है, जीवित व्यक्ति पहली बात। दूसरी बात है वो एक संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, संपत्ति का ही अंतरण होगा। ठीक है, संपत्ति हो। तीसरी, अंतरण होना चाहिए संपत्ति का। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अंतरण होगा। अब बात करेंगे हम संपत्ति के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि संपत्ति है हमारी, संपत्ति दो प्रकार की संपत्ति है। ध्यान देने वाली बात है, चूंकि ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो जो हमारी संपत्ति है उसमें क्या है, 2 प्रकार की संपत्ति है हमारी। एक चल संपत्ति है, एक अचल संपत्ति है। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसको ले जाया जा सकता है, जिसको उठाया जा सकता है, जिसको परिवर्तित किया जा सकता है। और अचल संपत्ति जैसे एक लैंड है। ठीक है, तो चल संपत्ति को सेक्शन 5 से 37 तक डिफाइन किया गया है और अचल संपत्ति को सेक्शन 38 से 53A तक, सेक्शन 38 से 53A तक। ठीक है, अब बात करते हैं अचल संपत्ति के बारे में। तो जो हमारी अचल संपत्ति है वो जैसे किराया वसूलने का अधिकार है अचल संपत्ति से। अगर कोई अचल संपत्ति है उससे हम किराया वसूल रहे हैं तो वो हमारा अधिकार है अचल संपत्ति का। ठीक है, और प्लांट पर कोई प्लॉट है किसी का, उस पर मेला लगाया गया है और उस मेले से कर की वसूली की जा रही है, तो वो कर की वसूली का जो अधिकार है वो हमारा अचल संपत्ति में आएगा। नौका लगाने का अधिकार, जो नौका चालन है, मछली पकड़ने का क्षेत्र है, मछली पकड़ी जा रही है किसी तालाब पर, तो ये हमारा अचल संपत्ति में आएगा। ठीक है दोस्तों, एक हमारा अचल संपत्ति में बंधक द्वारा प्रतिभूत कर्ज। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को किसी के यहाँ पर गिरवी रख रखा है और उससे कर्ज ले रखा है तो वो जो है हमारा इसके अंतर्गत आएगा। अगली बात करेंगे, एक फैक्ट्री। कोई एक फैक्ट्री है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एक फैक्ट्री जो है वो हमारी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होती है, एक क्योंकि विधान द्वारा निर्मित होती है कोई भी फैक्ट्री होती है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी बात करते हैं पेड़ों से लाख इकट्ठा करने का अधिकार। ठीक है, एक है वंश परंपरागत कार्यालय। अगर कोई कार्यालय ऐसा है जिसके द्वारा इनकम की जा रही है कि आज मेरी है, कल मेरे बेटे की है, उसके बाद उसके बच्चों की है, तो ये हमारा स्थायी संपत्ति में है। और इसके बाद है अचल संपत्ति में बंधकी का हित। जो अचल संपत्ति है अगर वो किसी ने गिरवी रख रखी है उसमें जो बंधकी का हित है उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, उनके राइट्स को
मतलब रोका नहीं जा सकता उनका अधिकार को। अब बात करेंगे मित्रों हम चल संपत्ति के बारे में। तो चल संपत्ति में जैसे पूजा करने का अधिकार है, एक रॉयल्टी है, यानी कि जैसे किसी ने कोई किताब लिखी उस पर जो अधिकार शुल्क है वो वसूलने का अधिकार है। दूसरा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए आज्ञप्ति देना, भरण पोषण पाने का अधिकार, सरकारी प्रोमिसरी नोट, चूंकि आपने देखा होगा 500 का नोट, 1000 का नोट, 10 का नोट लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, प्रोमिसरी यानी कि प्रॉमिस करना, वचन देना, ठीक है जी। अगली बात है हमारी खड़ी लकड़ी, है ना, या उगने वाली फसलें और घास। जो हमारी फसल है और घास है ये हमारी अचल संपत्ति में आती है। और एक ऐसी मशीनरी जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी हुई नहीं है, एक ऐसी संपत्ति जो स्थायी रूप से, एक ऐसी मशीन जो स्थायी रूप से भूमि से जड़ी हुई नहीं है, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, जैसे कि धारा 5 हमारी बता रही है जीवित शब्द के अंतर्गत, जो जीवित शब्द है इसके अंतर्गत निगम और अन्य संगम, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कानूनी व्यक्तित्व रखने वाली कंपनी, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है क्योंकि वह विधान के द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। तो इसमें कानूनी व्यक्तित्व रखने वाली कंपनी और निगमित निकाय आदि शामिल होते हैं, जो धारा 13, धारा 14, धारा 16 और धारा 20 में वर्णित शर्तों को पूरा करता है। जो जीवित शब्द है ये यहां पर बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अधिनियम 1882 की धारा 5 के अनुसार अंतरण करने के लिए केवल जीवित व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जैसे कि मैंने परिभाषा में बताया था, ठीक है। और ये जीवित व्यक्ति से मतलब ये नहीं कि वो केवल जीवित व्यक्ति ही हो, उसके अंतर्गत हमारे कानूनी व्यक्तित्व रखने वाली कंपनी, जो ये वाला हमारा पॉइंट है कानूनी व्यक्तित्व रखने वाली कंपनी, ये आता है। और हमारे जो निगमित निकाय है, जो कॉर्पोरेशंस है, वो सब आते हैं, लेकिन उनको धारा 13, 14, 16 और 20 में जो वर्णित शर्तें हैं उनको पूरा करना अनिवार्य है। देखते हैं हमारी इन धाराओं में जो वर्णित शर्तें हैं वो कौन सी है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि धारा 13, इधर आ जाइए, धारा 13, अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का सीधा अंतरण नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जो अभी अपनी मां के गर्भ में है, ठीक है, उसको डायरेक्टली संपत्ति का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको जो ट्रांसफर किया जा सकता है, किया तो जा सकता है, लेकिन किसको, उसके एक ऐसे व्यक्ति को जिसका हित जो है, जो बच्चे का हित उस व्यक्ति में निहित होगा, यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी ट्रस्ट के द्वारा किसी सोसाइटी का निर्माण करने के बाद में वो उस ट्रस्ट के नाम वो संपत्ति की जा सकती है, बालिग होने पर वो अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों धारा 14 के अनुसार हित का निहित करना। ध्यान दें, हित का किस चीज में निहित होगा, क्या कि अंतरण की तारीख को जीवित व्यक्ति के जीवन काल से, जो अंतरण की तारीख है, जो जीवित व्यक्ति है उसके जीवन काल से अधिक समय तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का जो अंतरण है अपने जीवन काल में कर सकता है, और जब तक वो जीवित है उसकी आयु से अधिक समय के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है मित्रों। अब बात करेंगे हम धारा 16 के बारे में। तो जो धारा 16 है इसमें क्या है कि जब कोई हित, यानी कि कोई ऐसा हित जो धारा 13, धारा 14 में वर्णित नियमों के कारण विफल हो जाता है, तो ऐसा अंतरण जो है हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसा अंतरण हमारा शून्य हो जाता है, ये हमारा अंतरण शून्य हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं हम धारा 20 के बारे में। धारा 20 यहाँ सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। जो धारा 20 है, एक अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए, एक व्यक्ति जिसने अभी जन्म नहीं लिया है उसके लाभ के लिए सृजित किया गया हित उसी रूप में निहित माना जाता है। उसी रूप में, ध्यान दें ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है कि उसी रूप में निहित माना जाता है जैसे कि वो पैदा हो गया हो, ठीक है। ऐसा हित एक निहित हित बना रहता है, भले ही वह व्यक्ति अपने जन्म के तुरंत बाद उसको उपयोग करने का अधिकारी ना हो, फिर भी यह हित जो है एक निहित हित ही बना रहेगा।
तो ये भी दोस्तों हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, ये आपकी संपत्ति का अंतरण की परिभाषा है, ठीक है। और दूसरी बात, संपत्ति के अंतरण के लिए आवश्यक तत्व ये थे हमारे, ठीक है, तीन चीजें, जीवित व्यक्ति, संपत्ति और संपत्ति का अंतरण। और तीसरी बात हमारी ये थी कि वो कौन कौन सी संपत्ति है जिनका अंतरण किया जा सकता है और संपत्ति का अंतरण कैसे कैसे किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार आपको बताया है, धारा 13 के अनुसार कि अजन्मे व्यक्ति का जो संपत्ति का अंतरण डायरेक्टली नहीं कर सकते, धारा 14 के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि संपत्ति का जो अंतरण है वो डायरेक्टली किसी बच्चे को ना करके उसमें अपने हित को, बच्चे का हित जिस व्यक्ति में निहित है उस व्यक्ति को उसके नाम पर किया जा सकता है, ठीक है। धारा 16 बताती है जो 13-14 की दोनों शर्तें हैं ऊपर की, और ये दोनों शर्तें हैं, जो इनको पूर्ण करने में विफल हो जाता है तो वो अंतरण शून्य हो जाता है, ठीक है। अब धारा 20 में भी ये बताया। अब बात करेंगे हम कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्या एक मूर्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? समझ रहे हैं ना? एक मूर्ति को बिल्कुल किया जा सकता है। एक न्यास बना करके, एक सोसाइटी बना करके, एक समिति बना करके मूर्ति को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, और ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। अब बात करेंगे हम सुखाधिकार यानी कि ईजमेंट जो है हमारा इंडियन ईजमेंट एक्ट IEA, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, IEA का मतलब भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4, ये क्या कहती है? ये धारा 4 क्या कहती है कि सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है, कैसा, जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को, जो उसको यूज कर रहा है, को उस हैसियत में उस भूमि के लाभदायक उपभोग के लिए किसी अन्य भूमि से या उस पर उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है कोई बात करने और कोई बात करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना, इन सब को रोकने के लिए प्राप्त होता है, ये हमारा सुखाधिकार है। चलिए सुखाधिकार को हम एक बहुत ही अच्छे और वैलिड पॉइंट से समझते हैं। आइए, तो जो हमारा सुखाधिकार है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सुखाधिकार है उसको समझते हैं। देखो, मान ले हम, ये एक प्लॉट है, ये रहा एक प्लॉट है ये, ठीक है, एक प्लॉट ये है और एक प्लॉट हमारा ये हो गया, ठीक है, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, ठीक, और ये यहां पे हो गया रास्ता, ये, ठीक है, ये है हमारा रास्ता, ठीक है। अब ये जो प्लॉट है, ये मान ले ये प्लॉट है हमारा कार्तिक का, ठीक है, ये प्लॉट है हमारा मान ले अमन का, ठीक, और ये जो प्लॉट है ये हमारा कुणाल का है, ठीक है, और ये जो प्लॉट है ये हमारा नमन का है, ठीक है। अब ये जो प्लॉट हो गए इसमें 1, 2, 3 और ये 4 प्लॉट हो गए। अब ये जो 4 प्लॉट है, पहले वाले के लिए रास्ता है, दूसरे वाले के लिए भी रास्ता है, तीसरे वाले के लिए भी रास्ता है। अब जो चौथे वाला है, क्योंकि पीछे कोई रास्ता है नहीं, तो इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। अब ये जो अमन है, क्योंकि इसका जो मकान है, अमन का जो मकान है नमन के मकान के ठीक पीछे है, अब अमन का ये अधिकार बनता है। अब अमन इसको यूज कैसे करेगा, है, तो मान लिया इसने भी मकान बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना लिया, अब ये मकान बनाएंगे तो इस्तेमाल तो कर नहीं पाएगा। तो इसका जो सुखाधिकार है, इसका जो अधिकार है, इसका जो राइट बनता है, वो बनता है ये कि नमन को अपन इस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए नमन जो है रोकेगा नहीं, ठीक है, ये इसको रोकेगा नहीं, ये इसका अधिकार है, तभी तो इसके सुखाधिकार यानी कि इसको यूज करेगा वो। यहां से ये इसको कोर्ट के द्वारा इस रास्ते को लेने का अधिकार रखता है और अमन उसको उतना रास्ता देने के लिए बाध्य है जितने की में वो निकल सके, अपना सामान ला सके, ले जा सके। ऐसा नहीं कि वो भाई पूरा का पूरा प्लॉट ही बेच दे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इसको वो राइट है वो देने का कि नहीं भाई आप
निकल सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। सही है। तो ये हमारा सुखाधिकार है। जैसे कि इसमें भी मैंने बताया कि मतलब किसी को उसके अधिकार से नहीं रोका जा सकता, ये हमारा सुखाधिकार है। समझ में आ गया जी? चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो दोस्तों अब बात करेंगे संपत्ति के बारे में। जैसे अधिष्ठायी और अनुसेवी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, और उन संपत्तियों के स्वामियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये एक संपत्ति है, मान लीजिए यही संपत्ति है, एक मान लीजिए नमन की संपत्ति है। ठीक है, अब इसमें जो इसके अधिकार हैं, नमन के जो अधिकार विद्यमान है, ठीक है, उन्हें कहेंगे, ये जो संपत्ति है ये वाली, ये कही जाएगी अधिष्ठायी संपत्ति। ठीक है, जो नमन की संपत्ति है ये अधिष्ठायी संपत्ति कही जाएगी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में डोमिनेंट हेरिटेज बोलेंगे। ठीक है, अगर ये अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, मान लीजिए इसको किराए पर दे देता है, तो ये कहा जाए, ये संपत्ति फिर दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए कही जाएगी सर्विएंट हेरिटेज। ठीक है, और ये जो सर्विएंट हेरिटेज है, जब ये दूसरे व्यक्ति का इस पर अधिकार हो जाएगा कुछ करने के लिए, ठीक है, तो ये जो मालिक कहा जाएगा ये कहा जाएगा इसका सर्वेंट ऑनर। ठीक है, सर्वेंट OW ओनर, सर्वेंट ओनर, और ये हमारा डोमिनेंट ओनर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी डिमांड आई तो हम आगे भी वीडियो बनाने का आपके लिए सेवा देंगे। और इसी के साथ बाय बाय।